नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बायोलॉजी जीव विज्ञान मॉडल पेपर की बात करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपके पेपर में पूछे जाने हैं, तो एग्जाम के पहले पूरे आपके मॉडल पेपर अच्छे तरीके से अटेंड कीजिएगा। और उसके पहले ऑलरेडी 2 मॉडल पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं तो जिसका हम आई बटन पे ऑलरेडी आपको लिंक दे देंगे, तो आप लोग पिछले मॉडल पेपर भी अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए सभी लोग शुरुआत करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए। इस मॉडल पेपर में ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका मॉडल पेपर है, जिनमें से पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में जो है सेंट्रल डोगमा लागू नहीं होता है। तो देखिए, जिसके संबंध में आपका सेंट्रल डोगमा लागू नहीं होता है वह हमारा कहलाता है रिट्रो विषाणु। रिट्रो विषाणु में सेंट्रल जो है डागमा का अपवाद कहलाता है। क्या है? सेंट्रल डागमा का अपवाद क्या है? रिट्रो विषाणु। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, स्पोरीन को सर्वप्रथम विकसित किया गया था। तो स्पोरीन को सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपके जर्मनी के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, स्पोरीन बैसिलस थोरिंजियंस से प्राप्त होती है। यह मक्का, कपास, सूरजमुखी इत्यादि के कीट पीड़कों को इत्यादि के विरुद्ध प्रयोग की जाती है। और इसे व्यापक स्तर पर सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? जर्मनी ने प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग घरेलू मक्खियों द्वारा संचारित नहीं होता है? देखिए दोस्तों, आपका जो पीत ज्वर होता है यह जो है घरेलू मक्खी द्वारा संचारित नहीं होता है। बाकी आपके टाइफाइड, हैजा, अतिसार, ये तीनों घरेलू मक्खियों द्वारा संचारित होता है, लेकिन पीत ज्वर आपका नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वृद्धि को प्रोन्नति करता है? पीनियल ग्रंथि, अग्र पिचुड़ी, एड्रिनल ग्रंथि या पापश पिचुड़ी की बात करते हैं। तो वृद्धि को प्रोन्नत करता है, कौन सी ग्रंथि करती है? सभी लोग बताइएगा। तो यह हमारी हो जाएगा अग्र पिचुड़ी ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, अग्र पिचुड़ी द्वारा स्त्रावित वृद्धि हार्मोन थायरॉक्सिन की उपस्थिति में ही ठीक प्रकार से कार्य कर सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एडिटिक फॉलिकल पाई जाती है यकृत में, अंडाशय में, वृषणों में या थाइमस में पाई जाती है? सभी बताइएगा। एडिटिक फॉलिकल जो है किस में पाई जाती है? तो हम ये बात करेंगे अंडाशय में। ठीक है, एडिटिक फॉलिक स्तनधारियों में अपहासित अंडाशयी पुटकियों में यह प्रदर्शित करती है, तो अंडाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आर्किडेक्टॉमी के अंतर्गत निष्कासन होता है, तो किसका निष्कासन होता है दोस्तों? वृषणों का। ठीक है, शल्य क्रिया द्वारा वृषणों का निष्कासन जो है आर्किडेक्टॉमी कहलाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अस्थियों को घोलने वाली कोशिकाएं कौन सी कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, तो अस्थियों को घोलने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वह ऑस्टियोक्लास्ट कहलाता है। ऑस्टियोक्लास्ट अस्थि ऊतक के विघटन तथा पुनरावशोषण से यह संबंधित होता है। तो किसकी हम बात करेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में से कौन सी वाहिका के रुधिर में यूरिया की निम्नतम प्रतिशतता पाई जाती है? तो यहाँ पे वह कहला जाएगी रीनल सिरा। वृक्क में रुधिर से यूरिया का निष्कासन होता है, इसलिए रीनल सिरा में जो है न्यूनतम यूरिया मिलेगी। अगला प्रश्न है, उस रासायनिक तत्व का नाम बताइए जिसकी पेयजल में कमी होने पर चितकबरे दांतों वाला रोग हो जाता है। जी हाँ, ऐसे रासायनिक तत्व का नाम बताइए जिसकी पेयजल में कमी होने पर, इसका पेयजल में अगर कमी हो जाता है तो चितकबरे दांत, आपके मोटलेट टीथ जो है हो जाते हैं। किस पेयजल की कमी के कारण, किस रासायनिक तत्व की कमी के कारण? तो वह कहलाता है फ्लोरीन। पेयजल में अगर फ्लोरीन की अत्यधिक मात्रा के कारण क्या होते हैं? दांत जो होते हैं धब्बेदार हो जाते हैं और ऑस्टियोस
स्क्लीरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? ये रोग आपका कहलाता है ऑस्टियो स्क्लीरोसिस नामक रोग हो जाता है। अगला, प्राकृतिक चयन हेतु महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं? तो प्राकृतिक चयन हेतु जो इंपॉर्टेंट कारक होते हैं वह होते हैं विभिन्नताएं। प्रकृति अनुकूल विभिन्नता का चयन करती है। अगला प्रश्न है, एंटी सीरम में क्या उपस्थित होते हैं दोस्तों? एंटी सीरम में उपस्थित होते हैं, तो एंटी सीरम में आपका क्या है? एंटीबॉडी। एंटी सीरम जो होता है किसी जंतु या मनुष्य का ऐसा सीरम होता है जिसमें किसी विशिष्ट एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी पाई जाती है। अगला है, बेलाडोना नामक औषधि प्राप्त होती है, तो बेलाडोना नामक जो औषधि है वह किससे प्राप्त होती है? वह दोस्तों आपके एट्रोपा से प्राप्त होती है। जी हाँ, बेलाडोना, यूट्रोपा बेलाडोना या डेडली नाइट सेट नामक पौधे की सूखी पत्तियां, जड़ें, पुष्पन, फलन, शीशों इत्यादि से प्राप्त होता है। तो बेलाडोना नामक औषधि प्राप्त होती है, एट्रोपा से प्राप्त होती है। मानव स्त्री के अंडाणु में कितने ऑटोसोम पाए जाते हैं? तो हम बात करेंगे केवल 22। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के अंडाणुओं एवं शुक्राणुओं दोनों में ऑटोसोम्स की संख्या एक समान होती है और दोनों में ही 22 ऑटोसोम्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है? तो मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद मक्षिका मोम होता है। जी हाँ दोस्तों, मक्षिका मोम जो है मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है, क्योंकि यह श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा हाइपोडर्मल ग्रंथियों से स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि गैस्ट्रुला में भावी एंडोडर्म का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हटा दी जाए तो नए जीव में अनुपस्थित होगी। इसकी अनुपस्थित आपकी हो जाएगी नए जीव में? विसरल अंगों की अनुपस्थित हो जाएगी। जी हाँ, जैसे विसरल अंग जैसे आमाशय, आंत, यकृत, अग्नाशय, ये उत्पत्ति में एंडोडर्मल होते हैं। अगला, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? तो स्पर्मेडिक के गोल्जी काय द्वारा होता है। तो शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यह दोस्तों आपके स्पर्मेटिड के गोल्जी काय के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दिया गया है? स्नायु, प्रोनेटर, एडक्टर, सुपिनेटर। तो इनमें से जो भिन्न दिया गया है वह स्नायु आपका भिन्न है। स्नायु अर्थात लिगामेंट, ये पेशी नहीं होता। बाकी प्रोनेटर, सुपिनेटर, एडक्टर ये पेशी होते हैं, लेकिन स्नायु जो लिगामेंट होता है ये आपका पेशी नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारियों के मूत्र में नहीं पाया जाता? तो स्तनधारियों के मूत्र में जो होता है वह जल, अमोनिया लवण, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, लेकिन सुक्रोज जो है नहीं पाए जाते। सुक्रोज एक क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है, जो रुधिर तथा मूत्र में नहीं पाया जाता। रुधिर और मूत्र दोनों में यह नहीं पाया जाता है। एक समान प्रवाही आयतन नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के उच्च श्वसन के पश्चात कोई व्यक्ति जितनी अधिक वायु संभव हो सके श्वास के साथ भीतर लेता है। निश्वासित वायु, इंस्पायरेड एयर का आयतन कितना होता है? जो हम निश्वासित मतलब जो हम छोड़ते हैं उसका आयतन कितना होता है? तो उसका निश्वसन सामर्थ्य, मतलब निश्वसन सामर्थ्य मतलब क्या होता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, प्रवाही वायु, अर्थात शांत अवस्था में फेफड़ों में निश्वसन द्वारा भरने वाले वायु के आयतन तथा निश्वसन आरक्षित वायु सांस लेने पर प्रवाही वायु से अतिरिक्त भीतर ली गई वायु के आयतन के योग की बराबर होती है। तो निश्वसन सामर्थ्य। न्यूरॉन के किस भाग पर श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो न्यूरॉन के आपके एक्सान भाग पर जो है श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं। किस भाग पर? एक्सान भाग पर। और श्वान कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक की न्यूरिलेमा का यह निर्माण करती हैं, तो न्यूरिलेमा का भी निर्माण करती हैं। और जन्म दर, बर्थ रेट सरलतम सूचक किसका होता है? बर्थ रेट या जन्म दर सरलतम सूचक है, तो यह आपके उर्वरता की सूचक होता है।
इसकी बात करेंगे। यह जो होता है, यह जन्म दर या बर्थ रेट जो होता है किसी निश्चित क्षेत्र में अर्धवर्ष में यानी मिड ईयर में अनुमानित जीवित शिशु जन्मों की संख्या प्रति हजार व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया आपका? यहाँ पे जन्म दर की बात कर रहे हैं, तो जन्म दर किससे संबंधित होगा? उर्वरता, मार्टिलिटी या नेटिलिटी या वृद्धि? यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, सभी लोग बताइए। देखिए, जन्म दर बर्थ रेट को किसी निश्चित क्षेत्र में अर्धवर्ष में अनुमानित जीवित शिशु जन्मों की संख्या प्रति हजार व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे वृद्धि भी आपका सही हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे वृद्धि होना चाहिए, बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग भी बताइए। कैंसर में कौन से जीन्स बहुधा उत्परिवर्तित हो जाते हैं? वे कहलाते हैं आपका ऑन्कोजीन्स भी कहलाता है, ट्यूमर एक्सप्रेसर जीन्स भी होता है, उत्परिवर्तक जीन्स। मतलब ये सारे जीन्स, ये तीनों जीन्स जो है बहुधा उत्परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेढक के टैडपोल के कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसकी संरचना जो है अपरिवर्तित रहती है? देखिए, मेढक के टैडपोल के कायांतरण के दौरान जो है जिसकी संरचना आपके अपरिवर्तित रहती है वह कहलाता मस्तिष्क, इसका अपवर्तित रहेगा। बाकी फेफड़ा, हृदय, आंत, इन तीनों परिवर्तित रहेंगे। लेकिन मस्तिष्क की जो संरचना होती है कायांतरण के दौरान टेडपोल के मस्तिष्क में कोई मुख्य परिवर्तन नहीं होता है। प्लेसेंटल अवरोधक सर्वाधिक होते हैं, किसमें होते हैं? बिल्ली, शुअर, चूहा, मनुष्य। तो शुअर में जो है आपका एपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा में सभी 6 प्रकार के अवरोधक बैरियर्स उपस्थित होते हैं। किस प्रकार के? 6 प्रकार के अवरोधक उपस्थित होते हैं। स्तनधारियों में निम्नलिखित में से किसका जो है पुनरुद्भवन हो सकता है? तो वह कहला जाएगा आपका यकृत का। जी हाँ, स्तनधारियों में जो है यकृत का पुनरुद्भवन हो सकता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः वृद्धि की आकृति क्या होती है? वृद्धि वक्र की आकृति पूछी जा रही। तो नॉर्मल तौर पर वृद्धि वक्र की जो आकृति होती है वह किस प्रकार की होती है? तो वह हमारी हो जाती है सिग्मॉइड। जनसंख्या वृद्धि हेतु सिग्मॉइड वृद्धि वक्र जो है लागू होती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशम से क्या होता है? तो प्राकृतिक रेशम से जो है नाइट्रोजन। प्राकृतिक रेशम में 2 प्रोटीन, एक सेरोसिन और फाइब्रोइन पाए जाते हैं। सेरोसिन और फाइब्रोइन, और यह प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन की मात्रा की उपस्थित होते हैं। तो प्राकृतिक रेशम में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न है, हाइब्रिडोमा तकनीक में लिम्फोसाइट्स का माइलोमा कोशिकाओं के साथ संलयन होना एक उदाहरण होता है। तो संलयन होना यह किसका एक उदाहरण हो जाता है दोस्तों? सभी लोग बताइएगा। तो यह आपके कायिक संकरण का एग्जाम्पल हो जाता है। क्या हो? लिम्फोसाइट्स का माइलोमा के साथ संलयन कायिक संकरण का एक एग्जाम्पल्स हो जाता है। अगला प्रश्न है, संश्लेषित वैक्सीन क्या कहलाती है? तो संश्लेषित जो वैक्सीन होती है वह आपकी द्वितीय तथा तृतीय पीढ़ी की वैक्सीन कहलाती है। संश्लेषित एंटीबायोटिक्स वैक्सीन का विकास वर्तमान में कर लिया गया है और इन्हें द्वितीय या तृतीय पीढ़ी की प्रतिजैविक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का वर्धक स्थल करता है, कौन करता है? तो डीएनए का जो वर्धक स्थल होता है दोस्तों वह जो है अनुलेखन का प्रारंभन करता है। वर्धक स्थल जो होता है, प्रोमोटर जो साइट्स होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रारंभ स्थल होते हैं और यह प्रक्रिया आरएनए के पॉलीमरेज के प्रमोटर अर्थात वर्धक से जुड़ने पर प्रारंभ होती है। हम किसकी बात करेंगे? अनुलेखन की बात कर रहे हैं।
तो डीएनए का वर्धक स्थल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वर्धक स्थल ट्रांसक्रिप्शन के प्रारंभ स्थल होते हैं और यह प्रक्रिया जो होती है आरएनए पॉलीमरेज के प्रमोटर से जुड़ने पर प्रारंभ होती है। अगला है डोमोग्राफी में सम्मिलित होते हैं। तो डेमोग्राफी में क्या सम्मिलित होता है दोस्तों? तो इसमें जो होता है दोस्तों जनसंख्या का संगठन, या उपरोक्त सभी कह सकते हैं, जनसंख्या के आकार, जनसंख्या का वितरण, ये भी होगा। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा यहाँ पे सभी ऑप्शन होगा, क्योंकि मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी किसे कहते हैं? मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को। और इसमें जनसंख्या के आकार में वृद्धि, जनसंख्या के संगठन और जनसंख्या का वितरण, ये तीनों अध्ययन सम्मिलित होते हैं। मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है? मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति जो कहलाती है आपके हीमेटूरिया कहलाती है। क्या कहलाया जाएगा? हीमेटूरिया कहलाती है। और हीमेटूरिया की दशा अनेक प्रकार के वृक्क संबंधी रोग का लक्षण होता है। रीनल डिसीजेस की बात कर रहे हैं। मुर्गी द्वारा ताज़ा दिए गए अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं? कितनी कोशिकाएं होती हैं? मुर्गी द्वारा ताज़ा दिए गए अनिषेचित अंडे, किस प्रकार के अनिषेचित जो अंडे होते हैं उनकी संख्या 1 कोशिका। विदलन के पूर्व अनिषेचित अंडा अथवा युग्मनज में केवल 1 ही कोशिका होती है। भ्रूण में विदलन के फलस्वरूप क्या होता है? तो भ्रूण में विदलन के स्वरूप देखा जाए तो डीएनए की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। विदलन के दौरान कोई वृद्धि नहीं होती है, परंतु बार बार विभाजनों के फलस्वरूप डीएनए की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से वृद्धावस्था में अस्थियां भंगुर हो जाती हैं? वह कहलाता है कैल्शियम। वृद्धावस्था में कैल्शियम लवणों के अधिकाधिक मात्रा में जमा होने के कारण अस्थियां कठोर एवं भंगुर हो जाती हैं। केचुए नहीं पाए जाते हैं। किसमें केचुआ नहीं पाया जाता है? तो केचुआ चिकनी मृदा में, दोमट मिट्टी में, मल ह्यूमस में पाया जाता है, लेकिन मार ह्यूमस में नहीं पाया जाता। कच्चे ह्यूमस को मार ह्यूमस बोला जाता है। ठीक है, कच्चा ह्यूमस जो होता है मार ह्यूमस उसको बोला जाता है। और मार ह्यूमस अम्लीय होता है तथा केचुए के लिए अनुकूलन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसके प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप एलर्जिक क्रियाएं होती हैं? तो जब भी एलर्जिक क्रियाएं की बात करते हैं तो हिस्टामिन की बात करेंगे। हिस्टामिन एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रियाओं से यह युक्त होता है। अगला प्रश्न है, पीसीआर तकनीक का प्रयोग होता है डीएनए विस्तारण हेतु, डीएनए संश्लेषण हेतु, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हेतु, जीन क्लोनिंग हेतु होता है। तो पीसीआर तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? तो ये दोस्तों आपके डीएनए विस्तारण हेतु किया जाता है। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज चैन रिएक्शन की तकनीक का प्रयोग डीएनए की सूक्ष्म मात्रा के विस्तारण में हेतु किया जाता है। और कभी कभी डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित मामलों में डीएनए के नमूनों की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है और आगे प्रयोग करने के लिए इसके विस्तारण की आवश्यकता होती है। तो ऐसे परिस्थिति में पीसीआर का प्रयोग किया जाता है। तो विस्तारण हेतु हम बात करें, डीएनए विस्तारण हेतु। गुणसूत्र में अभिरंजित नहीं किया जा सकता है। तो गुणसूत्र में क्या अभिरंजित नहीं किया जा सकता है? आपके इयोशीन द्वारा अभिरंजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इयोशीन जो होता है एक अम्लीय अभिरंजक होता है और इसका प्रयोग केंद्रक अथवा न्यूक्लिक अम्ल युक्त गुणसूत्रों के अभिरंजन हेतु नहीं किया जा सकता है। ऐसे जीन जो केंद्रक के भीतर उपस्थित नहीं होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? साइटोसाल में, राइबोसोम में, कोशिका पंजर में या कोशिका कला में पाए जाते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, ऐसे जीन जो केंद्रक के भीतर उपस्थित नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, जो केंद्रक के भीतर उपस्थित होते हैं राइबोसोम, कोशिका कला, कोशिका पंजर है। लेकिन जो साइटोसाल होता है, साइटोसाल में हरित लवक और माइटोकांड्रिया जैसे कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें डीएनए होता है। तो ऐसे जीन जो केंद्रक के भीतर उपस्थित नहीं होते हैं वह साइटोसाल में कहाँ पाए जाते हैं? वह साइटोसाल में पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या यहाँ पे दिया गया है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं अग्नाशय में, आमाशय में, यकृत में या आहार नाल में पाई जाती हैं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, सभी लोग बताइएगा। तो हम बात करेंगे आपके अग्नाशय में पाई जाती है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, अग्नाशय नामक मिश्रित ग्रंथि में पाचक एंजाइमों का स्थापन करने वाली एसिनी पाई जाती है और इन्हीं के बीच बिखरी हुई असंख्य लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं क्या कहलाते हैं? जैवतापी, असमतापी, ऑलिगोतापी या समतापी कहलाते हैं। तो वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं समतापी, क्योंकि स्थिरता मतलब बराबर और सम मतलब बराबर होता है, तो समतापी की बात करें। इनमें से कौन सा सही मिलाया गया है? एपी कल्चर मधुमक्खी, पीसी कल्चर सिल्कमॉथ, सेरी कल्चर मछली, एक्वा कल्चर मच्छर। ये चारों को पढ़ लीजिएगा, मतलब एपी कल्चर भी पढ़ना है, पीसी कल्चर भी, एक्वा कल्चर भी और सेरी कल्चर, ये चारों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे सही मिलाया गया है? तो एपी कल्चर मधुमक्खी, पहला ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। अगला है, स्पंजों को इनमें से कौन सी कोशिका अन्य प्रकार की कोशिकाओं के बनाने योग्य होती है? थीसोसाइट, पिनेकोसाइट, नीरोसाइट या आर्कियोसाइट। तो स्पंजों में कौन सी कोशिका अन्य प्रकार की कोशिका के बनाने योग्य होती है? तो वह हमारी कहलाती है आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स का केंद्रक बड़ा तथा कूटपाद गोल होता है और इनमें आरएनए की अधिकता होती है और ये जो होते हैं स्वप्रतिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, आरएच कारक उपस्थित होता है सभी कशेरुकियों में, सभी स्तनियों में, सभी सरीसृपों में, मनुष्य तथा सिरस बंदर में होता है। तो आरएच कारक किसमें उपस्थित होते हैं? तो मनुष्य तथा सिरस बंदर में उपस्थित होते हैं। लैंडस्टीनर तथा वीनर ने रीसस बंदी में आरएच कारक की खोज की। यूरोप में लगभग 85% व्यक्ति, भारत में 97% व्यक्ति आरएच कारक पाया जाता है। यूरोप में 85 और भारत में 97। जो आरएच जो होता है, आरएच एंटीजन का संबंध शिशुओं के जन्म के समय होने वाले रोग जो होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस से होता है। इस रोग में आरएच एंटीजन से प्रभावित बच्चों की गर्भावस्था में ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है और ऐसे बच्चों का पिता जो होता है वह आरएच प्लस तथा माता जो होती है आरएच माइनस होती है। अगला है, काकरोच में लार्वा तथा लिम्फ के गुण किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो यह किशोर हार्मोन के द्वारा बनाए जाते हैं। काकरोच को अग्रवक्षी ग्रंथि की सक्रियता का नियंत्रण कार्पस एलेटम नामक ग्रंथि द्वारा किया जाता है। आपातकाल के समय इनमें से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपातकाल के समय आपका जो हार्मोन होता है वह एड्रिनल होता है, एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन हार्मोन जो होता है एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है और संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है। इसलिए वाल्टर कैनन ने इसे संकटकालीन हार्मोन कहा। प्रश्न आ गया कि एड्रिनेलिन को संकटकालीन हार्मोन किसने कहा? तो वाल्टर कैनन ने कहा था। और यह हृदय स्पंदन दर, रुधिर दाब, श्वास दर और रुधिर में पोषक पदार्थों की यह मात्रा बढ़ाता है एड्रिनल हार्मोन। वयस्क मानव में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है सबसे बड़ी होती है? थाइमस, यकृत, थायराइड या अग्नाशय। तो वयस्क मानव में देखा जाए जो ग्रंथि आपके सबसे बड़ी होती है वह ग्रंथि आपको बताना और वह ग्रंथि हमारी कहलाती है यकृत। ठीक है, यहाँ पे यकृत जो लीवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत से प्रतिदिन जो है 600 से लेके और 1000 मिली पित्त का स्त्रावण होता है जो भोजन में उपस्थित वसा को पचाने में सहायक होता है। अगला दिया गया दोस्तों आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी कहलाते हैं। तो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी क्या कहलाते हैं?
वह कहलाते हैं डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी किसी गुणसूत्र के समजात युग में 2 की जगह 3 गुणसूत्र के कारण होता है और मानव में ट्राइसोमी सिंड्रोम उत्पन्न करती है, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, शिस्टोसोमा का मध्य परपोषी कौन होता है? तो शिस्टोसोमा का मध्य परपोषी आपका स्नेल, मच्छर, घरेलू मक्खी या भेड़ होता है। तो आपके शिस्टोसोमा का मध्य भाग परपोषी पूछा जा रहा है, वह होता है स्नेल। शिस्टोसोमा मनुष्य तथा अन्य जंतुओं का रुधिर फ्लूक होता है। इसके जीवन मृत्यु में केवल एक मध्यस्थ परपोषी घोंघा होता है और सामान्यतः इसके अलावा इसका सकेरिया लार्वा भी अंतिम परपोषी मनुष्य में संक्रमण कर देता है। और भेड़ जो होता है फेसियोला हिपेटिका का प्रथम परपोषी माना गया है। तो स्नेल की जगह तो शिस्टोसोमा का यहाँ पे मध्य परपोषी की बात करें तो आपका स्नेल होता है, लेकिन फेसियोला हिपेटिका का प्रथम परपोषी अगर पूछा जाए तो प्रथम परपोषी आपका भेड़ होता है। ये भी आपको ध्यान देना, ठीक है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे और सभी प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को आपने अवश्य फॉलो कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए बात करते हैं आपके और 50 प्रश्नों की, पूरे मॉडल पेपर प्रश्नों की बात करेंगे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जिनमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण जो है उत्पन्न होता है वह हमारा कौन सा कहला जाता है? वह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं। दोस्तों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के एक अथवा अधिक संख्या में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र हमारा कौन होता है? XXY या XXXY ये होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इस सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य क्या होते हैं? बंद होते हैं, यानी उनके वृषण छोटे अथवा अविकसित तथा टांगे लंबी होती हैं तथा स्त्रियों के समान लक्षण जैसे वृक्षों का विकास यह उत्पन्न हो जाता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण होता है, इसका रीजन होता है। दूसरा प्रश्न है, प्राचीनतम कशेरुकी है? ADH है, FSH है, LH है या STH की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि प्राचीनतम जो कशेरुकी कहलाता है दोस्तों वह आपका ADH कहलाता है। उपसंघ वर्टिब्रेटा के वर्ग आस्टेकोडमस में सर्वाधिक प्राचीन जो होता है कशेरुकी जंतु सम्मिलित है, जो अब विलुप्त हो चुके हैं, जैसे आपका सिफेलेस्प्रिस हो गया, ड्रेपेनिस्पिस हो गया, ये चीज़ें होती। तो ADH की बात करते हैं। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, 53 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे जो है मानव जनसंख्या नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है? एस्ट्रोजन प्लस प्रोटोजेस्टेरॉन, IUCD और ATP, ट्यूबेक्टोमी तथा वैसेक्टोमी या उपरोक्त सभी का। तो मानव जनसंख्या नियंत्रण में किसका प्रयोग किया जाता है? और वह दोस्तों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का भी किया जाता है, IUCD और MTP का भी, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी इन सभी का किया जाता है, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन की विभिन्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला होता है हार्मोनल विधि। इसमें क्या होता है? गर्भ निरोधक गोलियां जिसमें एस्ट्रोजन तथा आपके प्रोजेस्टेरॉन जो पहला ऑप्शन दिया गया है, ये हार्मोन प्रमुख संघटक होते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है यांत्रिक निरोधन विधि, अंतः गर्भसयी निरोधक युक्ति अथवा IUCD का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रकार है ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, यानी शल्य बंध्याकरण विधि ट्यूबेक्टोमी या शल्य चिकित्सक द्वारा फैलोपियन नलिकाओं का निष्कासन, या कह सकते हैं वैसेक्टोमी शल्य चिकित्सा द्वारा शुक्रवाहिकों का निष्कासन द्वारा किया जाता है। इसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग जो होता है
परनीसियम रक्ताल्पता। विटामिन B12 को साइनोकोबालएमीन की भी कहा जाता है और इसकी कमी से परनीसियस रक्ताल्पता उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त तंत्रिका तंतुओं का अमायलिनीकरण या कह सकते हैं इसे ग्लासाइटिस या जिह्वा शोथ इत्यादि रोग भी इससे हो जाते हैं। तो परनीसियस रक्ताल्पता की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि इस स्तनधारियों के वृक्क तथा कंकाल में क्या समानता होती है? कर्टेक्स की, मेडुला की, पेल्विस की या रेडियस की समानता होती है? तो स्तनधारियों के वृक्क तथा कंकाल में किसकी समानता होती है दोस्तों? तो वह आपके पेल्विस। पेल्विस शब्द वृक्क तथा स्तनधारियों के कंकाल दोनों के संबंध में प्रयोग किया जाता है। वृक्क के संबंध में इसका प्रयोग वृक्क में उपस्थित एक कक्ष के लिए किया जाता है जिससे मूत्र वृक्क नलिकाओं से मूत्र वाहिका में जाने को पूर्व गुजरता है। और स्तनधारियों के कंकाल की जैसे पेल्विस शब्द जो होता है श्रोणि मेखला से संबंधित होता है। किसके? श्रोणि मेखला की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि संघ वर्ग उदाहरण का कौन सा मिलान हमारा सही हो जाता है? तो संघ वर्ग का उदाहरण हमारा प्रोटोजोआ, मैस्टिगोफोरा, एंट अमीबा, मोलस्का, बाइवाल्विया, पिंकटाडा, आर्थ्रोपोडा, डिप्लोपोडा, स्कोलोपेंड्रा या कार्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा या फ्राइनोसोमा की बात करते। तो संघ वर्ग उदाहरण का सही मिलान यहाँ पे पूछा जा रहा है और वह हमारा होता है मोलस्का, बाइवाल्विया और पिंकटाटा की बात करते हैं। ऑक्सीटिंग जो आपके पिंकटाटा का बाइवाल्व जो होता है वह मोलस्क कहलाता है, जिसे समानता युक्त या समानता मुक्त सीप या पर्ल आयस्टर कहा जाता है। यह उपवर्ग लेमेली ब्रेंकिया वर्ग बाइवाल्विया अथवा पेलिसिपोडा संघ मोलस्का तथा जगत जन से आपका संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, नोट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, टीचर्स बंधु, शिक्षक बंधु सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, ऑक्सीटिन कोशिकाएं स्रावित होती हैं, किसमें होती हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टिप्सिम हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पिप्सिनोजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीटिन कोशिकाएं स्रावित होती हैं, किसमें स्रावित होती हैं? तो आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कोशिकाएं HCl तथा कैसल्स अंतरकारक का स्त्रावण करती हैं और HCl आपके जठरी रस का pH मान लगभग कितना होता है? 2.0 के आसपास बनाए रखता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न हुआ है ट्रांसजेनिक फसल, GM फसल, ह्यूमुलिन, जैविक खाद या उपरोक्त सभी? तो जैव प्रौद्योगिकी से क्या क्या उत्पन्न हुए हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी से आपका ट्रांसजेनिक फसल, GM फसल भी आपका उत्पन्न हुआ है, ह्यूमुलिन भी हुआ है, जैविक खाद भी हुई है। अर्थात जो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम तथा एंडोमाइसियम किस में पाया जाता है? तंत्रिका में, रुधिर वाहिकाओं में, रेखित पेशी में या गर्भाशय में पाया जाता है? तो इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम किस में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों आपके रेखित पेशी में पाए जाते हैं। रेखित अथवा इसे कंकाली या ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये अलग अलग पेशी तंतुओं के समूहों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। इन समूहों को फैसिकुली कहते हैं और ये संयोजी ऊतक की 3 परतों होती हैं। इपीमाइसिस, पेरीमाइसिस और एंडोमाइसिस की बात करते हैं। इनके द्वारा जो है ढके रहते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है ध्यानपूर्वक समझिएगा और अपना अपना फीडबैक कीजिएगा कि जनन द्रव्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मेंडल, वीजमान, लेमार्क या हैकल की बात करते हैं। तो जनन द्रव्य के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो हम बात करेंगे वीजमान। जनन द्रव्य की आपके निरंतरता का सिद्धांत एक जर्मन जीवशास्त्री आपके ऑगस्ट वीजमान जो है 1892 में इस पर किया गया था। ऑगस्ट वीजमान की बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि जीवन का आरंभ किसमें हुआ है? प्री कैम्बियन में, सीनोजोइक में, पोलियोजोइक में या मीसोजोइक में हुआ है? तो आप सभी लोग जानते हैं जीवन का आरंभ किसमें हुआ है? सभी लोग बताइए। जीवन का आरंभ आपके प्री कैम्ब्रियन में हुआ है।
देखिए, पृथ्वी पर जीवन के रूप में प्रथम कोशिका की उत्पत्ति लगभग दोस्तों 3900 टू 3500 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग के दौरान हुई थी। और इस प्रथम जीवित कोशिका को आदि कोशिका या प्रोटोसेल या इबोबायोंट या प्रोटोबायोंट कहा गया है, जिससे प्रोकैरियोटिक कोशिका का विकास हुआ है। तो प्री कैम्ब्रियन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर के हिस्से में सांख्यिकी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सतत परिवर्तन, असतत परिवर्तन, गणनीय परिवर्तन या स्वतः परिवर्तन कहा जाता है। तो शरीर के हिस्से में सांख्यिकी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? और ये कहा जाता है दोस्तों आपके गणनीय परिवर्तन। गणनीय मेरिस्टिक विभिन्नताओं के अंतर्गत शरीर के अंगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसे वर्गीय लक्षणों जैसे धब्बों, कशेरुकों इत्यादि में संख्यात्मक परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे गणनीय परिवर्तन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के दृष्टि से देखा जाए। शराब पीने की लत से क्या होता है? सिरोसिस, एपिलेप्सी, न्यूरोपैथी या साइकोसिस की बात करते हैं। तो शराब पीने की लत सबसे पहले लीवर इसमें डैमेज होता है, सभी लोग जानते हैं। तो शराब पीने की लत से क्या होता है? तो हम बात करेंगे आपकी सिरोसिस, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रुधिर किस प्रकार का ऊतक होता है? एरियोलर ऊतक, संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, ये जालीदार संयोजी ऊतक की बात करते हैं। तो रुधिर किस प्रकार का ऊतक कहला जाता है? तो जो रुधिर होता है दोस्तों वह आपका तरल संयोजी ऊतक कहला जाता है। देखिए, रक्त एक जीवित संवाहिनी तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर मतलब रक्त की बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? जीवित संवाहिनी तरल संयोजी ऊतक होता है, जो लगभग दोस्तों आपका 60% प्लाज्मा और 40% आपका रक्त कोशिका एवं आपके प्लेटलेट्स के द्वारा जो है निर्मित होते हैं। अगला जो प्रश्न है, किसको भ्रूण का मूत्राशय मानते हैं? एमनियोन, एलेंटाइस, कोरियान या कोषपीतक की बात कर रहे हैं। तो किसको भ्रूण का मूत्राशय मानते हैं? वह हम बात करेंगे आपके एलेंटाइस की बात करेंगे। एलेंटाइस या बाह्यभ्रूणी कला जो पश्चांत्र अतिवृद्धि के रूप में विकसित होती है और सरीसृपों तथा पक्षियों के अंडों में यह मूत्राशय के समान कार्य करती है। और तो हम बात करेंगे आपके एलेंटाइस की बात करते हैं। अगला, यूरिया संश्लेषण कहाँ होता है? सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यूरिया का संश्लेषण किस में होता है? सभी लोग बताइए, वृक्क में, यकृत में, मस्तिष्क में या पेशी में होता है? तो अमोनिया, किसकी बात करेंगे? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से यूरिया का निर्माण यकृत में आर्नथीन चक्र तथा क्रेब्स हेंसिलियट चक्र द्वारा होता है और इस चक्र में सभी एंजाइमेटिक होते हैं। तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ से होता है? तो यूरिया का निर्माण जो है यकृत में आर्निथीन चक्र या क्रेब्स हेंसिलियट चक्र द्वारा होता है। तो संश्लेषण आपके यकृत की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रजोधर्म होता है एकाएक पुटक उत्तेजक हार्मोन की कमी से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बढ़ने से, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन की कमी से, या इनमें से कोई नहीं। तो रजोधर्म होता है एकाएक, किस में होता है? तो रजोधर्म जो होता है एकाएक एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन की कमी से होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इंटरेस्टेड प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में पाई जाने वाली अवस्था कहलाती है क्रेब चक्र, ग्लाइकोलिसिस या ईटीएस की बात करते हैं। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में पाई जाने वाली जो अवस्था कहलाती है वह हमारी ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं। देखिए, ग्लाइकोलिसिस श्वसन की एक अनिवार्य एवं प्रथम अवस्था है। यह वायवीय एवं अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के जीवों के सभी जीवित कोशिकाओं में कोशिका द्रव में यह संपन्न होती है। किसमें? कोशिका द्रव में यह संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, सभी यहाँ पे कमेंट करते रहिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को कायम रखिएगा, सिलेक्शन बरकरार है, टीटी एग्जाम का फतेह करने का वो टाइम बरकरार है। बस
पेशेंस बनाए रखना है, प्रिपरेशन को जारी रखना है, टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना है विद जायसवाल सर। शिक्षा ही प्रकाश है। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, फ्री ऑफ क्लासेस की बात करते हैं, आपको फ्री ऑफ नोट्स की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, अगर एक स्त्री गर्भाधारण करती है तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक की बात करते हैं। तो अगर एक स्त्री गर्भाधारण करती है तो वह कौन सा हार्मोन जो है स्रावित करती है, और वह हार्मोन होता है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। यदि निषेचन सफल होता है तथा एंडोमेटियस में भ्रूण का रोपण हो जाता है तो विकसित होने वाले अपरा की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन अथवा इसे हम क्या कहते हैं, HCG का स्त्रावण करती है। और ये हार्मोन जो होता है आपके LH के समान एस्टेडियाल के स्थल को बनाए रखने में सहायता करता है। और ये दोनों हार्मोन गर्भाशयी एंडोमेटियम के विखंडन को रोक देते हैं और जिससे आर्तव्य रक्तस्राव रुक जाता है, जो गर्भावस्था का प्रथम चिन्ह होता है। तो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक की बात कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, मधुमक्खी पालन का वास्तविक उत्पाद क्या होता है? तो मधुमक्खी पालन का वास्तविक उत्पाद जो होता है मधु शहद भी होता है और मधुमोम भी होता है, दोनों होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न दोस्तों इंटरेस्टेड प्रश्न है कि कॉक्लिया का कौन सा भाग मोटा होकर कॉर्टाई का अंग बनाता है? तो कॉक्लिया का वह भाग जो मोटा होकर कॉर्टाई का अंग बनाता है वह हमारा बेसलर झिल्ली कहलाती है। स्केला मीडिया किसकी बात करेंगे? स्केला मीडिया, इसी को है बेसलर कला या फर्श। अपनी मध्यलंब रेखा के साथ साथ भीतरी ओर ये मोटा हो जाता है, फूलकर अंतःलिम्फ में एक संवेदी उभार का निर्माण करता है जिसे कार्टाई का अंग कहते हैं। और यह अंग श्रवण क्रिया से संबंधित होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि कॉपर्स ल्यूटियम उत्पन्न करता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन उत्पन्न करता है, आपका ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? ये आपका प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करता है। कार्पस ल्यूमियम जो होता है यह एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथ की भांति कार्य करती है और प्रोजेस्टेरॉन एवं ग्लेस्टिन हार्मोन स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ एक हार्मोन कौन सा है आपका? है रिलैक्सिन। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पैपिलरी पेशियां स्तनी के किस भाग में पाई जाती हैं? औलिंद में, निलय में, कर्ण पल्लव में या नेत्र में पाई जाती हैं? तो पैपिलरी जो पेशियां जो होती हैं स्तनी के किस भाग में पाई जाती हैं? तो ये आपके निलय में पाई जाती हैं। हृदय के निलय के भीतरी भित्त के निचले भाग से जुड़ी होती हैं और इनका संबंध जो है कार्डा टेंडिनी से होता है, जो कि दाएं निलय के ट्राइकस्पिड कपाट तथा बाएं निलय के मिटल कपाट से यह जुड़ी हुई होती हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि एमिनो अम्ल वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनेरिन कहा जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करेंगे, ग्लाइकोजिनोलिसिस की बात करेंगे, ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे। तो अमीनो अम्ल वसा अम्ल ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को सही कर लेना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि द्विध्रुवी तंत्र कोशिकाओं में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? जो द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें कशेरुकी भ्रूण, नेत्र की रेटिना, मस्तिष्क एवं रीढ़ रज्जु या कंकाल पेशियां में पाई जाती है। तो द्विध्रुवी तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं किस में पाई जाती हैं? सभी लोग बताइएगा। तो ये दोस्तों आपके नेत्र की रेटिना में पाई जाती है। द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिका वे तंत्रिकाएं जिनमें विपरीत ध्रुवों पर उपस्थित एक एक्सान तथा एक डेंड्रान द्वारा सूचना का एक दिशीय प्रवाह होता है। द्विध्रुवी तंत्रिकाएं नेत्र की रेटिना तथा ग्रहण उपकला में उपस्थित होती हैं। इसके साथ अगला प्रश्न है
रेशम कीट की कौन सी अवस्था रेशम स्त्रावित करती है? तो रेशम कीट की वह अवस्था जिसमें रेशम स्त्रावित करती है वह हमारी अवस्था लार्वा कहलाता है। ठीक है, रेस कीट या बॉम्बिक्स मोराई के कैटरपिलर लार्वा पूर्ण वृद्धि के उपरांत भोजन करना बंद कर देते हैं और में लार ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं तथा प्यूपेशन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि एक्सिस कशेरुकी की पहचान किसके द्वारा होती है? तो एक्सिस जो कशेरुक होता है इसकी जो पहचान होती है आपके ओडोंटाइड प्रवर्ध के द्वारा होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, स्तनियों के मस्तिष्क में कौन सा रंध्र जोड़े में पाया जाता है? और वह होता आपका लुस्का का रंध्र। स्तनधारियों के मस्तिष्क में मेटासील में पार्श्वी भित्ति पर लुस्का के युग्मित रंध्र उपस्थित होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैमबर्गर शिफ्ट भी कहलाता है? हाइड्रोजन शिफ्ट, बाइकार्बोनेट शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट या सोडियम शिफ्ट। यहाँ पे दोस्तों हैमबर्गर शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो हैमबर्गर शिफ्ट कहलाता है, कौन सा कहलाता है? और वह कहला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट की बात करेंगे, HCO3 आयनों की प्रतिक्रिया के स्वरूप होती है और प्लाज्मा की वैद्युत स्थैतिक उदासीनता बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयन जो है प्लाज्मा से RBC विस्तारित हो जाते हैं, जबकि बाइकार्बोनेट आयन जो है बाहर निकल जाते हैं। तो बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? ये बाहर निकलते हैं। अगला, स्तनियों के किस अंग में ग्लिसंस संपुट पाया जाता है? अमाशय में, वृक्क में, वृषण में या यकृत में पाया जाता है? स्तनियों के किस अंग में आपका ग्लिसंस संपुट जो है पाया जाता है? और वह होता है यकृत। ग्लिसंस संपुट या कह सकते हैं ग्लिसंस आपके कैप्सूल जो होते हैं यकृत के चारों ओर से संयोजी ऊतक की एक परत द्वारा निर्मित आवरण होता है जो यकृत के हिपेटिक धमनी, पोर्टल सिरापित्त, इसके साथ साथ वाहिकाओं को भी ढकता है। और इस आवरण का नाम फ्रांसिस गाल्टन, इस आवरण का नाम जो है फ्रांसिस गाल्टन 1597 टू 1677 नामक जैव शास्त्री के नाम के आधार पर ग्लिसंस संपुट रखा गया है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है पर्णहरित में पाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं पर्णहरित में हमारा कौन सा तत्व पाया जाता है? वह दोस्तों मैग्नीज। मैग्नीज क्लोरोफिल का आवश्यक घटक होता है। यह मैग्नीशियम आयनों Mg+2 के रूप में अवशोषित किया जाता है और इसकी कमी से पत्तियों में अंतराश्रीय हरिमहीनता उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सेल्यूलोज क्या होता है? सभी लोग बताइए, सेल्यूलोज क्या होता है? तो सेल्यूलोज जो होता है वह आपका पॉलीसेकेराइड कहलाता है। सेल्यूलोज ग्लूकोज का एक बहुलक है और यह लगभग दोस्तों आपके 6000, जी हाँ 6000 BD 6000 BD ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बनता है और यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अतः सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है। क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया कि दलहन उत्पन्न करने वाली प्रमुख पादप कुल कौन सी होती है? प्रोएसी या ग्रेमनी, लिलिएसी, कुकुरबिटेसी या पेप्लियोनसी की बात करेंगे तो दलहन उत्पन्न करने वाली प्रमुख पादप बताना है और वह प्रमुख पादप हमारी हो जाती है पेपिलियोनसी की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार की दालें जो कुल है पेपिलियोनिटी से प्राप्त होती हैं, जैसे मटर, चना, लोबिया, अरहर, मसूर। ये दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्लाज्मा झिल्ली का संगठन क्या होता है? प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, फास्फोरस, लिपिड या लिपिड शर्करा प्रोटीन। सभी बताइए। तो प्लाज्मा झिल्ली का संगठन यहाँ पे पूछा जा रहा है, वह होता है आपका प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन होता है। सभी लोग जानते हैं रॉबर्टसन ने प्लाज्मा झिल्ली के लिए एकक कला विचारधारा प्रस्तुत किया। रॉबर्टसन के अनुसार कला के मध्य में एक ऐसी वसी पदार्थ फास्फोलिपिड की बनी दो परतें होती हैं। इन दो परतों के दोनों ओर प्रोटीन अणुओं से बनी एक एक परत होती है। अतः प्लाज्मा झिल्ली का संगठन प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है लाइकेन क्या होता है?
तो दोस्तों जो लाइकेन होता है आपका, कवक शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं, और ये एक साथ रहकर सहजीवन व्यतीत करते हैं। और लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल घटक शैवलांश तथा कवकी घटक कवकांश कहलाता है। शैवलांश प्रकाश संश्लेषण में भोजन निर्माण करता है और कवकांश जो होता है वह शुष्कन से रक्षा तथा खनिज व जल अवशोषण करता है। अगला प्रश्न है, NADPH जो है अपचयित होता है, किसमें अपचयित होता है? तो ये आपके अचक्रीय प्रकाश फास्फोराइलेशन में जो है आपका अपचयित होता है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि हिल्स क्रिया संपन्न होती है प्रकाश में, अंधकार में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो हिल्स की क्रिया जो संपन्न होती है वह किसमें होती है? वह प्रकाश में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, कार्बन चक्र में क्या सम्मिलित होता है? तो जो कार्बन चक्र होता है उसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जो है सम्मिलित होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है? पहले उत्पादक, फिर इसके बाद उपभोक्ता, फिर अपघटक। वायुमंडल में कार्बन CO2 के रूप में पाई जाती है और हरे पौधे CO2 प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाती है, जिससे भोजन या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है और इस कार्बनिक भोजन का उपभोक्ता में स्थानांतरण होता है और उत्पादक उपभोक्ताओं के अपघटकों द्वारा जो है अपघटन, श्वसन तथा जलने से CO2 जो है वायुमंडल में पहुंचती है। अगला प्रश्न है, लवणों का चक्रीकरण क्या कहलाता है? तो लवणों का जो चक्रीकरण वो कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लवणों का चक्रीकरण क्या कहलाता है? तो लवणों का जो चक्रीकरण कहलाता है आपका जीव रासायनिक चक्र। जीव वातावरण में क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थों को लेकर कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं और जीवधारियों के मृत्यु के पश्चात कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है और अकार्बनिक पदार्थों वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। पदार्थों के इस चक्रीय भ्रमण के जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जीव रासायनिक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र की बात करें। बायो जियो केमिकल। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि DNA का ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम द्वारा होता है? RNA DNA पॉलीमरेज, एक्सोन्यूक्लियस या रिकॉम्बिनेस की बात करते हैं। तो DNA का ट्रांसक्रिप्शन जो है किस एंजाइम द्वारा होता है? तो हम बात करेंगे RNA पॉलीमरेज की बात करेंगे। देखिए, DNA के निर्देशन में RNA जो होता है पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से विभिन्न प्रकार के RNA के संश्लेषण को अनुलेखन कहते हैं और प्रोकैरियोट में एक ही RNA पॉलीमरेज तीनों प्रकार के RNA बनाता है, जबकि यूकैरियोटिक में तीनों RNA के लिए अलग अलग RNA जो है पॉलीमरेज होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से किसमें प्रोटीनिमा अवस्था पाई जाती है? रिक्सिया, फ्यूरेनिया, सिले जिनेला या पाइनस की बात कर रहे हैं। तो किसमें जो है प्रोटीनिमा की अवस्था पाई जाती है? और वह कहलाती है आपका फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का पौधा युग्मकोभिद्ध होता है। यह दो अवस्थाओं में प्रोटीनिमा युग्मकधर में पाया जाता है। प्रोटीनिमा शाखित, श्यान, बहुकोशिकीय तथा तंतुमय होता है तथा युग्मकधर चिरकालिक, वयस्क, पत्ती युक्त यह सीधा खड़ा पौधा होता है। अगला जो प्रश्न है कि बीज का अंकुरण फल के अंदर ही पौधे से जुड़ी अवस्था में होता है, यह क्या कहलाता है? विविपैरी, स्कैरिफिकेशन, अंकुरण या इनमें से कोई नहीं। तो बीज का अंकुरण फल के अंदर ही पौधे से जुड़ी अवस्था में होता है, यह क्या कहलाता है? तो यह हमारा विविपैरी कहलाता है। जब बीज का अंकुरण जनक पौधे पर उगते हुए फल के अंदर ही हो जाता है तो इस प्रकार के अंकुरण को विविपैरी कहते हैं और ये अधिकतर लवणोद्भिद पौधे में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमैस्कुलेशन किससे होता है? तो इसमैस्कुलेशन जो होता है दोस्तों वह आपके पराग कोशों को हटाने से होता है। जी हाँ दोस्तों, द्विलिंगी पुष्प से परागण के पूर्व या परिपक्व होने से पूर्व ही चिमटी की सहायता से पराग कोशों को हटा देना ही आपका विपुंसन कहलाता है। यह हम बात करेंगे इसमैस्कुलेशन की बात कर रहे हैं।
इसी को ही हिंदी में विपुंसन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि आरएनए में बेस क्रम 5AAA3 तो mRNA में बेस क्रम क्या होगा? दोस्तों, अगर डीएनए में जो बेस क्रम आपका दिया गया है 5AAA3 है, तो mRNA का जो बेस क्रम हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 3UUUU5। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन स्टॉप कोडान है? जी हाँ, इनमें से स्टॉप कोडान पूछा जा रहा है। तो स्टॉप कोडान जो कहलाता है वह कहलाता है यूजीए, यूएजी और यूएए। यूजीए, यूएजी तथा यूएए यह समापन कोडान होता है, जबकि एयूजी यह आरंभ होता है। अगर एयूजी होगा तो आरंभ होगा और यूजीए क्या होता है आपका समापन होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है एसटीडी विषाणु जनित रोग है? तो एसटीडी विषाणु जनित रोग कौन सा कहलाता है? वह कहलाता है एड्स। यह एचआईवी द्वारा होता है। यह विषाणु टी सहायक कोशिकाओं पर वार करता है और प्रतिरक्षा तंत्र को यह निष्क्रिय कर देता है। अगला प्रश्न यहाँ पे अणुभार का सही क्रम बताना है। डीएनए, आरएनए, टीएनए, डीएनए, एमआरएनए, आरएनए, सही अणुभार बताना है, सही क्रम बताना है। जब आपको पता होगा तभी आप लोग बता सकते हैं। टीआरएनए, एमआरएनए और डीएनए। डीएनए का अणुभार सबसे अधिक आरएनए में होता है, इसके बाद एमआरएनए, इसके बाद आरएनए में होता है। तो हमारा सही क्रम जो सी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। यहाँ बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है, ठीक है। अणुभार का सही क्रम यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे जो ज्यादा होता है वह टीएनए का, इसके बाद एमआरएनए का, सबसे कम होता है डीएनए का। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्न में से फर्न में पाई जाती है यूस्टील, एक्टेटोस्टील, डिक्टोयोस्टील या इनमें से कोई नहीं। तो फर्न जो है किस में पाई जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं फर्न जो है आपके डिक्टियोस्टील में पाई जाती है। और जो अगला प्रश्न दिया गया है कि साइनोफाइसी का लक्षण क्या होता है? फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिन बी, क्लोरोफिल ए या फाइकोएरिथ्रिन की बात कर रहे हैं। तो साइनोफाइसी का जो लक्षण हमारा कहला जाता है वह हमारा फाइकोसाइनिन कहला जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर क्वेश्चन से जो आपके स्क्रीन पर है, और ये 50वां प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का, कि प्रोटिस्टा के सदस्य जो कवक से समानता दर्शाते हैं कहलाते हैं हाइप्रोफाइट, श्लेष्म फफूंद या एक्टिनोमाइसीटीज की बात करेंगे, इसको माइसीटीज की बात करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सभी लोग बताइए। यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है।